गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 और जो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th और मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम। और उसमें चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, है ना। और उसके बाद आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो करने वाले हैं आज का टॉपिक टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जो कि मैंने पहले कहा था, टीकाकरण से क्या स्मृति होती है, क्या मेमोरी तैयार होती है, वो भी बात करेंगे। असंक्राम्य तंत्र अव्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे कि भाई है तो सही इम्यून सिस्टम, लेकिन कभी कभी इसका भी क्या हो जाता है, अतामाजी सटकली हो जाता है और फिर ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टीकाकरण और प्रतिरक्षण क्या है, जिसको हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। और कोरोना के बाद सभी को इस बारे में जागरूकता होगी आई थिंक। थोड़ा थोड़ा हम क्लास में इसको डिस्कस करते हुए आए हैं कि क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या है। कुछ नहीं, जनरल बात कि हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि पैसिव फॉर्म में क्या कर देते हैं, जो है बैक्टीरिया का मरा हुआ चीज या प्रोटीन या कुछ भी उसका ऐसी चीज, टॉक्सिक चीज जो हमें नुकसान पहुंचाती है, उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी में डाल दिया जाता है। और बॉडी जो कि हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं वो आपको पता है कितनी खतरनाक है, वो ब्लड में घूमती रहती है दादाओं की तरह। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो वो उसका एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो वो वही हम उसे क्या करते हैं, छलावा देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, एंटीजन आया है, और वो उसकी एंटीबॉडी तैयार करके रख देती है। यानी कि हम टेस्ट कर लेते हैं हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी सही से काम कर रही है या नहीं, और फिर हमारे पास उसके एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। तो फ्यूचर में अगर असली वाला बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो उससे ज़्यादा बेहतरी से और स्पीडली क्या कर पाती हैं, लड़ाई कर पाती है। यही है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर, यानी कि जो साइंटिस्ट है, फोटो बताएंगे आपको, अभी देख ही रहे होंगे आप इसका, ने टीकाकरण क्रिया का उपयोग किया था, है ना। एडवर्ड जेनर साहब जो थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, है ना। किसी ने लॉजिक इतना लगाया नहीं होगा, पहले बीमार होते थे, लेकिन जैसे ही स्टडी हुई कि भाई इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, जो हमने देखा कि वो कैसे काम करता है, तो इन्होंने कहा कि हम उसके काम करने के तरीके से ही उसको छलावा देते हैं। यानी कि हम उसको रेडीमेड एंटीबॉडी बनाने के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं, ताकि सही वाला जो भूत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें बहुत सिक्योरिटी देनी होती है कहीं, तो हर सिक्योरिटी का सेटअप करने के बाद उसको एक चेक किया जाता है कि भाई अगर सही वाला आ जाए तो कैसे होगा। तो वही हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करवा देते हैं, एंटीबॉडी। तो इन्होंने सबसे पहले जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर, उन्होंने वैक्सीनेशन किया था। और उन्होंने एक उनके, क्योंकि वो जेनर कोई साइंटिस्ट नहीं थे, उनके गाय को जो है वो क्या हो गया था, वायरस ने अपने जकड़ में ले लिया था। तो उस बीमारी को सही करने के लिए उन्होंने ये आइडिया लगाया और दूसरी गायों को वो मरा हुआ वैक्सीन या मरे हुए प्रोटीन देना शुरू किया। और उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि ये जो रोग है ये फैला नहीं दूसरी गायों में। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इसके क्या थे, एंटीबॉडीज थे। तो जेनर ने सर्वप्रथम 1796 में काउपॉक्स, यानी कि जो हमारा गाय में हुआ था तो काउपॉक्स कह देते हैं, हम में होता है तो स्मॉल पॉक्स कह देते हैं, स्मॉल पॉक्स के टीके का निर्माण किया। इसीलिए इन्होंने टीकाकरण का जनक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो टीकाकरण का जनक जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये काउपॉक्स, चिकन पॉक्स का किया था। उसके बाद टीका या एवं टीकाकरण शब्द जो है वो किसने यूज में लिया था, सर्वप्रथम फ्रांसिस वैज्ञानिक लुईस पाश्चर, जिन्होंने वो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया भी दी थी कि किसी भी दूध या लिक्विड को अगर हम 70 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते जाएं कंटिन्यूअसली तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम उसको फिर पैकिंग में काम में ले सकते हैं, है ना। पाश्चराइजेशन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, वो भी इन्होंने दी थी। साथ में इन्होंने इस मेथड को नाम दे दिया कि इसको हम वैक्सीन कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम वैक्सीन ही नाम क्यों दिया, कोई दूसरा नाम नहीं मिल सकता था? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। टीकाकरण शब्द लैटिन शब्द वाका से लिया हुआ है।
है ना। कई बच्चे पूछते हैं मैम लैटिन ही क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट थे वो जनरली कहाँ के हैं, फॉरेन के हैं, और कोई जो जहाँ का होगा वो अपनी ही लैंग्वेज में नाम देता है। जैसे आज आप कोई डिस्कवरी करेंगे तो रोमा, श्यामा, कान्हा, कान्हा, कृष्णा, है ना, माधुरी, है ना, आकाश, ऐसे नाम देंगे, है ना। हम तो ऐसे नाम देंगे, लेकिन वो वहाँ के थे तो वो अपनी लैंग्वेज में नाम देंगे, तो उन्होंने लैटिन में ही नाम दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी एक संस्था है IUPAC जो ये डिसाइड करती है नामकरण का, है ना, साथ में जूलॉजी की अलग है, बॉटनी की अलग है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि पुराने सारे नेम जो हैं वो लैटिन में ही है, और क्योंकि पुराने जो वैज्ञानिक थे वो सब लैटिन थे, तो उनके रेस्पेक्ट में, आदर में हम आगे भी जो नाम देंगे वो लैटिन में ही देंगे। क्योंकि शुरुआत जो है आप देख रहे हो, अभी तक आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी, जनरली सारे साइंटिस्ट जो है वो लैटिनिश लैंग्वेज का उपयोग ही करते आ रहे हैं। ग्रीक भी कहते हैं, यूनानी, ग्रीक सब एक ही है, ये वहां से ही आए हुए हैं। तो उसमें वाका का जो मतलब था वो क्या था, गाय। और क्योंकि जेनर ने वाका यानी काऊ में ही क्या किया था, गाय में ही इसका प्रयोग किया था सबसे पहले, तो भाई एक वो भी याद करने में इजी हो गया, उस गाय की भी रेस्पेक्ट हो गई, जेनर साहब की भी रेस्पेक्ट हो गई, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, वाका। और वाका से इन्होंने क्या कर दिया, वैक्सीनेशन कर दिया। ठीक है। 1880 में लुईस पास्चर ने रेबीज व एंथ्रेक्स मुर्गी में कोलेरा के टीके की भी खोज की। इन्होंने नाम तो दिया ही दिया, बाद में इन्होंने और 2-3 जैसे रेबीज और एंथ्रेक्स। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये अभी भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि कई बार हमें याद ही नहीं होता कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाते जाएं। क्या होता है अब टीकाकरण वो देख लेते हैं। किसी असक्रिय, असक्रिय का मतलब इनएक्टिव, अनुग्र यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे किल्ड, मृत सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया, उससे उत्पन्न विष की अति सूक्ष्म मात्रा को, या तो आप इनएक्टिव ले लो, मतलब कि अगर कोई वायरस है तो उसका प्रोटीन खोल ले लो, हमें तो वही से काम है, क्योंकि हम देख चुके हैं इम्यून सिस्टम में कि जनरली जो है वो प्रोटीन ही हमारे एंटीजन का काम करता है। तो या तो उसका DNA वगैरह हटा के मार के उसका प्रोटीन ले लो, या अगर टॉक्सिक मटेरियल लेना है, मतलब ये वायरस जिस टाइप का विष उगल रहा है, जिस टाइप का एंजाइम दे रहा है हमें, जिस टाइप का प्रोटीन दे रहा है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उसका कुछ क्वांटिटी लेकर हम क्या कर लेते हैं, मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहलाती है। क्या होगा इससे, तथा जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। ठीक है। ये प्रतिरक्षी लंबे समय तक, ये मैं पहले बता चुकी हूं कि जनरली जो टीके होते हैं या वैक्सीनेशन होते हैं वो 6 मंथ से लाइफ टाइम तक हो सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वाला बोल रहे थे कि 6 मंथ का है ना, कुछ जैसे BCG DPT ये टीके होते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो कुछ लंबे समय तक या तो 6 से जीवन पर्यंत शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती है ना। लाइफ टाइम वाले तो आपने देखा होगा, अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है तो आपको नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी कई बार आपका वैक्सीन या बॉडी उसको नहीं लेती, तो फिर भी ऐसा नहीं वैक्सीनेशन हो गया तो होगा ही नहीं, हो गया तो आप केस करने चले जाए कि आपने तो कहा था कि जीवन पर्यंत होता है, मैंने तो टीका लगवाया हुआ है फिर भी मुझे हो गया। बॉडी पे डिपेंड करता है बेटा। हो सकता है कि आपने जो एंटीबॉडी बनाए हो वो उतने बेहतर नहीं हो, उतने अच्छे नहीं हो, वैक्सीन आप पर सही से काम किया नहीं हो, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति यानी कि मेमोरी वाले सिस्टम पर आधारित है, मेमोरी के गुण पर आधारित है। क्या करता है टीका, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ कि हम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की एक सेल है, कोशिका है, हम क्या करते हैं, बाहर से कोई मरा हुआ, मृत या अक्रिय या उसका टॉक्सिक पदार्थ का कुछ मात्रा जो है वो वैक्सीन की फॉर्म में, चलो इंजेक्शन बना देते हैं,
क्या कर देते हैं, शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। शरीर में मतलब वही कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये किसका काम करता है, प्रतिजन का, एंटीजन। जैसे ही एंटीजन बॉडी में जाएगा, आपको पता है वहां पे कौन पदार्थ जाएंगी, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। वो लड़ाई लड़ेंगी, है ना, लड़ाई लड़ेंगी। उसमें अगर वो कामयाब हो गई या नहीं भी हुई, जो दोनों ही केसेस में कामयाब भी हो गई, तो आपको पता है मैक्रोफेज जो है वो क्या कर लेती है, इस जो भी ये टॉक्सिक था या प्रतिजन था उसको काट पीट के अपने चारों तरफ सजा लेती है। सजा के सूचनाओं को टी सेल्स तक पहुंचाती है, बीच में डेंड्रोइट सेल्स भी आती है, टी सेल्स तक पहुंचाती है। टी की हेल्पर सेल्स जो होती है, वो टी की हेल्पर सेल्स जो होती है वो कहाँ जाती है, बी के पास जाती है। बी के पास जाके पंचायती करती है। बी दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में विभाजित होकर एक तो प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल्स बनाता है। मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, मेमोरी सेल्स जो है वो आगे के लिए मेमोरी तैयार करके रख देती है। इसी स्मृति यानी कि मेमोरी का हम यूज जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, बी इंजेक्ट करा के ये मेमोरी तैयार करके, और इससे जो एंटीबॉडी बनेगी वो यहाँ जाएगी और इससे लड़ाई लड़ेगी। और इसको पता चलेगा कि ये तो खतरनाक था ही नहीं, ये तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला केस था। और लेकिन हमारा काम तो हो गया। हमारा इंजेक्शन का काम क्या था कि हमें एक मेमोरी तैयार करनी थी इस टाइप के एंटीजन की। ये चीज हो गई, ये मेमोरी पड़ी रहेगी। अब कभी फ्यूचर में अगर असली वाला आ जाता है तो हमारी ये अभिक्रिया बहुत स्पीडली होगी, ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेमोरी सेल क्या कर देगी, एंटीबॉडी भेज देगी। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी भेज देगी। चलिए, टीकाकरण से स्मृति, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं। बी व टी कोशिकाएं बनती हैं जो रोगजनक को जल्दी से जल्दी पहचान कर प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है का उत्पादन द्वारा रोगजनकों, रोगजनक मतलब वही पैथोजन, इसको वो तो पैथोजन ही समझ रही है ना, पता तो हमें है कि हमने वैक्सीन लगाया है, उसको पता नहीं है, उसका तो दिमाग है ही नहीं। ठीक है, जनकों को खत्म करने में मदद करती है। इस प्रकार प्रतिरक्षण सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है। कौन से वाला है ये, एक्टिव वाला। एक्टिव में भी दो है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। सक्रिय प्रकार का प्रतिरक्षण है ये, क्योंकि हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली हमने इंजेक्ट करवाया। नेचुरल कब होता है, जब असली वाला रोगजनक आता है। टीके लगवाकर रोग प्रतिरक्षा प्राप्त करना टीकाकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। टीकों को उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। 3 पीढ़ियां हैं, कैसे, निर्माण के आधार पर कि किस प्रक्रिया से हम उसका निर्माण करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहली है प्रथम पीढ़ी के टीके। देखो ये थोड़ा सा मैं करवा रही हूँ, हालांकि आपको इसका डिटेल में नहीं जाना है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। इन्हें जीवित या मृत प्रतिजनों का उपयोग करके बनाया जाता है। प्रथम पीढ़ी के टीके जो सबसे सिंपली बेस्ड है, जो कि जेनर ने यूज किया था कि हम क्या कर रहे हैं, वही उसका मरा हुआ प्रोटीन, उसका मरा हुआ शरीर, उसके टॉक्सिक पदार्थ, ये डायरेक्टली अगर बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं तो उसे हम प्रथम पीढ़ी के टीके, सबसे पुराना तरीका। जैसे कि रेबीज में ऐसा करते हैं हम, रेबीज के जो है रोगजनक, उसको पोलियो, टाइफाइड, टिटनस, डिप्थीरिया आदि द्वारा, ठीक है, इनके हम क्या कर देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। द्वितीय पीढ़ी के टीके, इनमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनर्योजक डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा बनाया जाता है। इनके पार्श्व प्रभाव नहीं होते। पार्श्व प्रभाव का मतलब साइड इफेक्ट। देखो इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अभी हो रहा था, है ना, कोरोना में जब नया नया वैक्सीन आया था तो लोगों ने लगवाया तो लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है, इससे किसी का बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किसी का चक्कर आ रहा है ना, किसी को सूट नहीं कर रहा है। तो जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो सबकी बॉडी अपने अपने हिसाब से क्या करती है, अलग अलग व्यवहार करती है। तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हो रहे थे कोरोना में, चक्कर आ रहे थे, किसी को बीपी हो रहा था, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और जनरली आपने देखा होगा जिन बच्चों को, छोटे बेबीज को जब पोलियो या टाइफाइड का, टिटनस का ये लगवाते हैं तो बोलते हैं कि इसको 2-3 दिन तक बुखार आएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, पहले से डॉक्टर कह देता है।
है ना। कई बच्चों को दस्ते लग जाती है, उल्टियाँ हो जाती है, पर डॉक्टर ये कह देता है इसको दवाई दे देना, ये वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। तो ये साइड इफेक्ट है। ये क्या होते हैं, ये द्वितीयक पीढ़ी के हैं। इनमें क्या करते हैं, जिनका हमारे पास प्रोटीन या कवच या कुछ भी नहीं है, और इनके साइड इफेक्ट को हटाने के लिए भी हम एक नई तकनीक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ा है। इसमें क्या किया जाता है कि हम जो भी हमारा रोगजनक था उसका डीएनए अगर हमने स्टडी किया हुआ है, डीएनए आरएनए जो भी उसके अंदर है ना, डिपेंड करता है कि वो रेट्रोवायरस है या नॉर्मल डीएनए वायरस है, तो उसका जो भी आनुवंशिक पदार्थ है उसमें से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला जीन है, जो हमारे लिए घातक जीन है, अभी ये इतना बड़ा प्रोटीन है, इसमें मान लो कि ये वाला हिस्सा जो था ये हमें बीमारी फैला रहा है, तो इस वाले हिस्से को हम मॉडिफाइड कर देते हैं, मतलब इसमें से वो चीज हटा देते हैं, इसमें से वो जीन हटा देते हैं जो हमारे लिए मृत्युदायक होता है, यानी घातक होता है, और इससे एक नए प्रकार का जीन बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं, ऐसा वाला। इसको क्या बोल देंगे, अभी क्योंकि इससे बना हुआ है तो इसको बोल देते हैं पुनर्योजन डीएनए। इसके देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको एक ही बताया। कई बार इसको किसी और के साथ मिला के भी पुनर्योजन डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कभी हमारे डीएनए के साथ इसको मिला के भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो वो तकनीक है जो आप आगे पढ़ोगे। तो इसमें क्या किया, हमने वो रोगजनक का डीएनए रीडिंग कर ली कि उसका ये डीएनए और उसमें से ये वाला पार्ट जो है हमें नुकसानदायक पहुंचाता है, तो हमने उसका उस पार्ट को हटा के बाकी सारा मटेरियल बॉडी के अंदर डाल दिया, या उस पार्ट को निष्क्रिय करके वो बॉडी मटेरियल हमारे डीएनए के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमारे डीएनए के साथ ज्वाइन कर दिया या कोशिका में डाल दिया तो ये डीएनए क्या करेगा, हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा और वही प्रोसेस शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डैश 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 डैश, और हमारे पास सेम इसकी तरह एक डीएनए कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हमारी बॉडी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगी कि यार ये तो मेरा ही पार्ट है, क्योंकि मेरे डीएनए में भी ये रिकॉम्बिनेशन है ना। या फिर उसके लिए एंटीबॉडी भी अगर तैयार कर लेती है तो भी मेमोरी सेल्स तैयार हो जाएगी। तो ये दूसरी तकनीक होती है जिसमें मिक्सिंग की जाती है, किसकी, डीएनए वगैरह की। इसमें प्रोटीन, खोल और ये सब नहीं डाला जाता। जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका, ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। फिर आते हैं तृतीयक पीढ़ी के टीके, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, हालांकि इसमें योगदान इसी का होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का योगा से बनाए जाते हैं। ये अत्यधिक शुद्ध व प्रभावी होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, और कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। तीसरी, कृत्रिम रूप से कि हमने ही बना लिया, हमने वही इसका स्टडी कर लिया कि इसके डीएनए का कॉम्बिनेशन ये है, अब ऐसा ही डीएनए हम बना लेंगे, ऐसा ही केमिकल हम बना लेंगे, और उस केमिकल को फिर हम बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे, या उस डीएनए को हम बॉडी में, सेल में इंजेक्ट कराएंगे। तो हम नया आर्टिफिशियली हमने एक हमारा बैक्टीरिया या वायरस बना लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये होते हैं तीसरी प्रकार के पीढ़ी। ठीक है, ये 3 प्रकार के टीके अभी प्रचलन में है। और अब है असंक्राम्य तंत्र अव्यवस्था, यानी कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। जितना हमारे लिए इम्यून सिस्टम लाभदायक है, उतना ही जब इसकी अता माजी सडगली हो जाती है तो ये उतना ही डेंजरस हो जाता है। ठीक है, और आपकी जानलेवा भी हो सकता है। मतलब ऐसा सिस्टम, आप वही मूवीज़ वगैरह देखते हैं कि हमने कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है ना, और कई मूवीज़ में आपने देखा है कि हम उसके सिक्योरिटी सिस्टम को उसी के खिलाफ यूज़ करेंगे, साजिश जो किसे कहते हैं। वैसा ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी कभी हमारे साथ परायो जैसा व्यवहार करने लग जाता है। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, हमारे इम्यून सिस्टम को किसी ना किसी वजह से, वजह हम देखेंगे क्या क्या हो सकती है, उस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम हमारी ही कोशिकाओं को, हमारी ही अच्छी भली कोशिकाओं को अपना दुश्मन समझने लगता है, प्रतिजन समझने लगता है, एंटीजन समझने लगता है। और अगर उसने किसी को एंटीजन समझ लिया तो उसकी तो वाट लग जाती है, तो वो वही एंटीबॉडी वाला प्रोसेस शुरू कर देता है और हमारी ही सेल्स को मारने लग जाता है, जबकि उस सेल्स में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस नहीं है, लेकिन उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि ये मेरे दुश्मन है।
है ना। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, जो है ना सीरियस टाइप की मूवीज़ होती हैं कि जो सीरियलों में जो साजिशें करती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे कोमलिका टाइप की जो औरतें होती हैं ना, जो साजिशें करती हैं और किसी अच्छे इंसान के खिलाफ दूसरे इंसान को भड़का देती है और फिर वो दूसरा इंसान उसको दुश्मन समझने लगता है। बस ऐसा ही कुछ हमारे इम्यून सिस्टम के साथ हो जाता है। तो अब ये कोमलिका टाइप की जो वैम्पायर है, हमारे विलन है जो हमारे बॉडी के अंदर, कौन कौन से विलन है वो देखेंगे हम, उसी से हमें पता चलेगा कि किस टाइप की इम्यूनिटी होती है। प्रतिरक्षा तंत्र हमें अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु इसकी असामान्यताएं मतलब अब नॉर्मलिटी से घातक, घातक का मतलब लीथल, डेंजरस, जानलेवा, ठीक है, लीथल होता है वैसे तो इसका टिपिकल वर्ड घातक का, कष्टदायी मतलब कि वही पेनफुल रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। इनको आप जब थोड़ा बीएससी एमएससी करोगे तो बढ़िया से 4-4 पेजेस में पढ़ना सिर्फ एक टॉपिक को। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में निपटाएंगे, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है एमएससी के अंतर्गत हाइपर सेंसिटिविटी, 10 पेज का था अकेला ये टॉपिक, बाकी की तो बात ही नहीं कर रही मैं, ठीक है। स्व प्रतिरक्षा रोग जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, शांति रखिए, समानता का भाव रखेंगे, सबको पढ़ेंगे। और तीसरा है प्रतिरक्षा रोग जिसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यूनो डेफिशिएंटी डिजीज भी कहते हैं। क्या है ये तीनों हम देखते हैं। सबसे पहले वाला है एलर्जी, ठीक है। क्या है एलर्जी में, देखो ये जो है अति संवेदनशीलता, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एलर्जी भी बोल रहे हैं। एलर्जी एक तरह से आप इसका प्रकार भी बोल सकते हैं, वो उदाहरण देना चाहते हैं। और अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी भी आपको पूछेगा तो आपको एलर्जी के बारे में ही लिखना है, इसीलिए यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, अति संवेदनशीलता और एलर्जी। क्या है सबसे पहला एलर्जी या अति संवेदनशीलता, क्या है जो आप जनरली आप देखते हैं कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे पोलन ग्रेन से, जिसको मैंने आपको उस दिन समझाया भी था और कहा भी था कि हम इसको आगे की तरफ पढ़ेंगे, जो कि मास्ट कोशिकाओं का उत्तराधिकार है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार है ये करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एनवायरनमेंट में जो सबकी बॉडी सबको नहीं देती, लेकिन हमारी बॉडी उनको एज अ एंटीजन मानती है, यानी कि प्रतिजन की तरह व्यवहार करती है, ऐसा समझती है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, जबकि होता कुछ नहीं है, वही खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम हो जाता है। जैसे कि पोलन ग्रेन, परागकण, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, वो किसी फूल को सूंघते ही हच्ची हच्ची करने लग जाते हैं, छींके आने लग जाती है, तो कहा जाता है मुझे इन फूलों की खुशबू से एलर्जी है। खुशबू इन द सेंस वो क्या बोलना चाहती है उसे भी नहीं पता होता है, क्योंकि सबको साइंस थोड़ी आती है हमारी जितनी, है ना। तो वो क्या करती है उसको पता नहीं होता, लेकिन फूल में जो पोलन ग्रेन है उससे उसको एलर्जी है। पराग कण जिसको हम कहते हैं, वो जब रेस्पिरेशन के थ्रू आपकी नोज में जाते हैं तो वहां पे वो हमारी जो सेल्स हैं उसको प्रतिजन की तरह व्यवहार करने लग जाती है और क्या कर देती है, एक वही एंटीबॉडी वाली सीरीज शुरू कर देती है। कैसे होता है अभी समझाऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा हमने समझा भी था। किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं बाहरी कणों, अब ये बाहरी कण कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, पराग कण भी हो सकते हैं, पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट की जाने वाली अति संवेदनशीलता यानी आवश्यकता से अधिक, इस बात को मैं आपको समझा रही हूं, को ही एलर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहना जा रहा है ये देखो, हर आप ये बोलेंगे कि भाई सबको डस्ट तो नॉर्मली भी रहती है, फिर उसको हर हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता। तो हर बॉडी की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे मान लो एक हेल्दी पर्सन है, एक अच्छा वाला स्वस्थ इंसान है, उसकी कोशिका है ये, और ये वो कोशिका है जिसको एलर्जी होती है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। मान लो आपको जो है 5 पॉइंट तक, ये मैं ऐसे ही सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज आपको बता रही हूँ, मतलब काल्पनिक रूप से हम ऐसा मान रहे हैं कि आपको एलर्जी नहीं है, आप 5 पॉइंट तक जो है वो धूल को बर्दाश्त कर सकते हो। ये आपकी बॉडी का एक लिमिट है कि आप 5 पॉइंट तक क्या कर सकते हो, धूल को बर्दाश्त कर सकते हो। जब ये धूल 11 हो जाए या 6 भी हो जाए, मैं तो कह रही हूं, तो आपने उस 5 की लिमिट को क्रॉस कर दिया। इस 5 की लिमिट के बाद जितनी भी धूल आ जा रही है वो सब आपकी बॉडी में अब एंटीजन की तरह काम करी। इसीलिए ये बोल रहा है देखो, आवश्यकता से अधिक संवेदनशीलता हो जाती है।
इसीलिए हर बार हमें एलर्जी नहीं होती, क्योंकि हम तो कह रहे हैं धूल तो सब जगह होती है, लेकिन किसी किसी को दिवाली की सफाइयाँ करते हैं ना, धूल झटकते हैं, तभी उनको वो मास्क बांध के देखा होगा, वो बोलते हैं हमको दिवाली मतलब धूल से एलर्जी है, या फिर उनको सर्दी खांसी छींकना ये शुरू हो जाता है, वो कहते हैं हमें धूल से एलर्जी है। जनरली लोगों को होती है। वो हमेशा क्यों नहीं होती? वो इसीलिए कि कुछ उनकी एक क्या बनी हुई है, लिमिटेशन बनी हुई है, कि उनको इस लेवल तक तो वो धूल बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेसिव धूल आने पर वो प्रतिजन की तरह व्यवहार करने लगती है। ऐसा ही पोलन ग्रेन में होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन हमारे शरीर की कोशिका में जाते हैं। कैसे गए भाई? सांस से गए, पोलन ग्रेन गए। मान लो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन है, ये गया अंदर। ये पोलन ग्रेन किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अब हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो इसको क्या समझ रही है? प्रतिजन समझ रही है। बाहरी पदार्थ है लेकिन प्रतिजन समझ रही है। अब यहाँ पे मैक्रोफेज में जो है वो सारी न्यूट्रोफिल आ जाएंगी इसको मार धाड़ करने के लिए। फिर वही कहानी शुरू होती है। मैक्रोफेज क्या करती है? मैक्रोफेज आगे सीरीज हेल्पर सेल्स को बोलेंगी, हेल्पर बी सेल को, बी सेल से क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। ये एंटीबॉडी तक की कहानी तो आपको पता ही है, ये बन गई एंटीबॉडी। ये कौन सी वाली एंटीबॉडी बनाएगा? ये आईजीई एंटीबॉडी बनाता है। जब हमने बात की थी एंटीबॉडी की तो मैंने आपसे कहा था ये एलर्जी में होता है, मास्ट कोशिकाओं का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करती है? हमारे शरीर में वही एक और स्पेशल टाइप की कोशिका जिसको हमने कहा था मास्ट सेल्स, ये भी प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाती है, लेकिन ये सिर्फ एलर्जी के टाइम पे आती है। ऐसे नॉर्मली मैक्रोफेज काम करती है। तो ये मास्ट सेल्स इन एंटीबॉडी को अपने ऊपर चिपका लेंगी और फिर जाके इससे भिड़ेंगी, घमासान युद्ध होगा और इसको मारने की कोशिश करेगी। और मारने की कोशिश करेगी तो जहां जहां पोलन ग्रेन गया है, एक तो गया नहीं है, बहुत सारे गए हैं, जिन जिन कोशिकाओं में पोलन ग्रेन गया है वहां वहां जाके ये क्या कर देंगी? मार धाड़ मचा देंगी और हमारी कोशिकाओं को मारने पर उतारू हो जाएंगी। अब कोशिकाएं जब डेड होगी तो उनसे एक तरह का सिक्रीशन निकलता है। हालांकि वो मास्ट सेल्स ही सिक्रीट करती है। मास्ट कोशिकाएं एक हिस्टामिन, ये याद रखना है आपको नाम, हिस्टामिन प्रकार का क्या सिक्रीट करती है? केमिकल सिक्रीट करती है। ये हिस्टामिन हमारे जो प्रतिरक्षी तंत्र है, वही टी सेल्स बी सेल्स को और भड़का देता है। ये हिस्टामिन बहुत खतरनाक है, भड़काऊ टाइप का, यही है वो विलन। ये भड़काऊ टाइप का जाता है और सबको बोल देता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो चुके हैं? पोलन ग्रेन फैल चुके हैं। तो सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी बॉडी को खत्म कर दिया जाए, है ना। वैसा आपने मूवीज में देखा है ना कि ये तो पूरे घर के लोगों को ये बीमारी फैल गई तो क्या करें? घर को उड़ा दो, ठीक है। घर के हर चप्पे चप्पे पे पूरे घर में जो है वो दुश्मन छुपे हुए हैं, तो क्या करें? एक एक को तो नहीं मार सकते, तो पूरे घर को उड़ा दो। तो ऐसा ही ये करता है। ये हिस्टामिन जाके तंत्रिका तंत्र को और भड़काऊ कर देता है। और फिर आपको पता ही है टी सेल्स और बी सेल्स तो मैंने आपको बताया था काली माता की तरह, वो तो शांति नहीं होती है, बस चालू हो जाती है और धीरे धीरे धड़ाधड़ जहाँ पे भी वो है वहाँ पे कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती है। और इसी को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। होता क्या है इसमें? आपके जनरली दो तीन डिजीज आप देखने को मिलते हैं। एक तो आता है हे फीवर, एक अस्थमा, है ना, जनरली जिसको होता है सांस की बीमारी होती है, वो नॉर्मली भी होती है लेकिन पोलन ग्रेन से भी होती है और डस्ट से भी होती है। और एक है आपके एक्जिमा, ये भी इसी वजह से होता है, वो स्किन पे होता है, बाहर से इफेक्ट करता है। अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। एलर्जी कारक कौन कौन हो सकते हैं एलर्जी फैलाने वाले? वे कारक जिनके कारण कोई भी व्यक्ति अति संवेदनशीलता प्रकट करता है उन्हें एलर्जी कारक या एलर्जेंस कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, यानी पराग कण भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, खाद्य पदार्थ भी हो सकता है ना। मैंने आपको वही ग्लूटीन वाला बताया था, जो कि किसी को ग्लूटीन से दिक्कत होती है तो उसको गेहूं, मैदा ये सब खाना बंद कर देते हैं क्योंकि उसको ग्लूटीन से एलर्जी है। जैसे हे फीवर, दमा या अस्थमा, और तीसरा जो मैंने नाम लिया एक्जिमा। क्या है हे फीवर?
कुछ नहीं है फीवर, कुछ नहीं है, वही पोलन ग्रेन की वजह से या किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से आपकी बॉडी में फीवर आने लग जाता है, क्योंकि ये है फीवर है, फीवर आता है। फीवर आने की वजह से आप वो स्नीजिंग करने लग जाते हैं। स्नीजिंग का मतलब छींक आने लग जाएगी, खांसी आने लग जाएगी, नाक बहने लग जाएगा, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं है फीवर के, और ये एलर्जी की वजह से होता है। ये जनरली आपने देखा होगा। उसके बाद एस्थमा भी देखा है, ऐसे सांस चलती है लोगों को, वो क्या एनी टाइम चलती रहती है? नहीं, वो कभी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पहले से ही ऑक्सीजन कम है, या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, या वो कोई पोलन ग्रेन है, तो उनकी किसी को आपने मूवीज में तो टेंशन की वजह से देखा होगा कि जब वो बहुत टेंशन में आ जाता है तो उसको वो अलग टाइप का अस्थमा है ना, वो टेंशन से भी आता है। लेकिन एक अस्थमा ये एलर्जी वाला अस्थमा है, और यही अस्थमा टेंशन वाले केस में भी क्या होता है, कई बार एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ उसका ऊपर नीचे हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह। तो ये अस्थमा है, इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपका जो पूरा ट्रैकिया है वो चौक हो जाता है। कैसे होता है मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, ये स्किन में होता है, इसके लक्षण आपको स्किन में दिखेंगे। स्किन पर जो है वो रेड रेड धब्बे पड़ जाएंगे, है ना, स्किन है जो ड्राई हो जाएगी, सूखने लग जाएगी, रेड हो जाएगी, बहुत खुजली आएगी। 3 इडियट देखिए आपने, 3 इडियट में वो जब वो है ना वो रोटी बेलती है और वो कहती है इनके एक्जिमा में भी है ना इतने हजार का खर्चा है, बताती है, वो एक्जिमा वर्ड बोलती है, वही एक्जिमा डिजीज है। स्किन की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हेयर्स सारे, बाल सारे उखड़ने लग जाते हैं, क्रीम लगाई जाती है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, क्योंकि भाई बॉडी, मैंने आपको कहा इम्यून सिस्टम ने एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपका जीना दुश्वार है। फिर भी किया जाता है ट्रीटमेंट, क्रीम व्रीम लगा के, है ना, रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, स्किन पूरी खराब होने लग जाती है इसमें, एक्जिमा में। चलो, तो ये 3 है, आपको कैरेक्टर वगैरह बस थोड़े से ध्यान रखने। जनरल आपके जो सिलेबस में है वो ये टॉपिक है प्लस उसके एग्जाम्पल है, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, हे फीवर का बता दिया, अस्थमा में आपको बता देती हूँ। अस्थमा में मान लो, देखो हमारी ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी आकार के छल्ले होते हैं, अंदर जो है वो क्या होती है, हमारी विंड पाइप होती है जिसमें सांस आती जाती है। तो यहां से पोलन ग्रेन जब आता है, परागकण आया और इसने हमारी क्या है, यहाँ पे मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स का वही प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी तैयार हुई, एंटीबॉडी तैयार करके इसने एंटीबॉडी भेजना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब जैसे ही एंटीबॉडी भेजेगा और हिस्टामिन क्रिएट होगा तो इम्यून सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसकी वजह से ये एंटीबॉडी आसपास की सेल्स को क्या करने लग जाती है, मारने लग जाती है। भाई नली है तो जो हमारी श्वास नली है उसमें कोशिकाएं भी है, कोशिकाओं में क्या होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब शोथ, जो मैंने पहले भी बताया था कि कोशिकाओं में क्या होने लग जाएगा, माइक्रोफेजेस, और ये सब मरेंगी धड़ेंगी, है ना। ये तो सब जगह जहाँ पे भी पोलन ग्रेन आया है वहाँ पे मारदार शुरू कर दिए, पस फॉर्म हो जाएगा, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी, उसी को तो हम शोथ या इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ऐसे नहीं, यहाँ की जो सेल्स है वो सारी फूल जाएंगी। फूल क्यों जाएंगी, मैंने आपको बताया था ना, कोशिका जो है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें। भाई मैक्रोफेजेस, मरे हुए जो भी प्रतिजन है, एंटीबॉडी है, वो सब इकट्ठा हुआ है, रेड हो जाता है वो एरिया, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ का देखो इतने मोटा हो गया है, पस वस बन गया है ना, सेल्स जो है हो गई है। तो पहले हमारे विंड पाइप की यानी कि वायु कोश की जो चौड़ाई थी वो ज्यादा थी, अब इतनी इतनी मोटी यहाँ पे कोशिकाएं जमा हो गई है, तो क्या आपका ये जो पैसेज है, जो जगह है, वो कम नहीं हो गई? हो गई। अब जगह कम हो गई, ये तो मैंने इतना चौड़ा बनाया, आपको पता ही है इतना सही है, उसमें से भी जगह कम हो गई, तो क्या आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी? यहाँ से तो अच्छी ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ आते आते आपके पास जगह ही नहीं है, आपको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन या हवा जा ही नहीं रही है फेफड़ों के अंदर, तो आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत। और उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, और किस वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। एक्जिमा आपको बता ही दिया। फिर है स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज, अपने आप को डिजीज फैलाना शुरू कर देता है। कैसे, ये भी बताएंगे। असंक्रामक तंत्र, अव्यवस्था में व्यक्ति के स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम उसके स्वयं की शरीर की कोशिकाओं को प्रतिजन मानकर नष्ट करने लगता है। इस स्थिति के कारण उत्पन्न असामान्यताओं को ही ऑटो इम्यून डिजीज या प्रतिरक्षी रोग कहते हैं।
क्या होगा इसमें, आपकी ही सेल्स को, उस सेल्स में कुछ भी नहीं है, ना तो पोलन ग्रेन है ना डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है, बस वही कुछ ऐसे जेनेटिक चेंज होने की वजह से, ये आनुवंशिक भी होती है, ये जो है ना ऑटो इम्यून सिस्टम, ये आपको पेरेंटल भी मिल सकता है, अगर आपको एलर्जी की बात तो है ही, प्लस ऑटो इम्यून सिस्टम भी कई बार पेरेंटल होता है, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकता है उसमें इतना इफेक्टिव नहीं हो, तो ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी जो सेल्स है सारी शरीर की किसी पर्टिकुलर एरिया की, जनरली ये देखा कहाँ जाता है, लसिका में, लसिका अंग आपको बताए थे ना कौन से होते हैं, लिख के बता दो जरा, मैम तो भूल गई, कौन कौन से हैं, स्प्लिन, थाइमस, ठीक है, पियर्स पैचेस, ये हमने लसिका अंग देखे थे। तो जनरली ये देखा जो जाता है वो थाइमस, आपकी जो थायराइड ग्लैंड में भी देखा जाता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे है ना, पढ़ा है ग्लैंड्स के बारे में, हमारे ट्रैकिया के दोनों ओर थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में बहुत देखा गया है ये। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज में चली जाती है, ये थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं को दुश्मन समझने लगती है और उनको वही मारना काटना शुरू कर देती है, ठीक है, उनको दुश्मन मान लेती है, एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, ठीक है, सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, और इससे होगा क्या, इससे नुकसान ये होगा कि हमें थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होना बंद या कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हाशीमाटो की डिजीज, सुना है कभी नाम, हाशीमाटो, जापानी नाम है ये, वहीं से पता चला था इसका, हाशीमाटो की डिजीज कहते हैं। एक आपने गठिया रोग सुना होगा, ऑर्थराइटिस जिसको कहते हैं, है ना, रूमेटॉइड्स कहते हैं जिसको, इसमें देखा होगा आपने कि है ना, जो हाथ पैर जो होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं, सुना है कभी, ऑर्थराइटिस है मुझे, ऐसा मौसम होता है ना बारिश का, तो उनके हाथ पैर सब दर्द करने लग जाते हैं और इतनी भयंकर सिचुएशन में आ जाते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजीज जो आपका इम्यून सिस्टम है ये ज़्यादा खतरनाक होता जाता है, हाथ पैर टेढ़े भी हो जाते हैं, ठीक है, ये सब ऑटो इम्यून सिस्टम की खराबियों की वजह से होता है। क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल वही है रूमेटॉइड्स यानी ऑर्थराइटिस, जिसको आमवती संधि दोष भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, हमारी जो बोन्स है, ये बोन, एक ये और एक ये, कोई भी बोन हो सकती है, हाथ या पैर जिसकी भी आप बोलना चाहे, हमारी बोन्स के बीच में आपको पता है क्या होता है, कार्टिलेज होता है, क्लास 11th पढ़ा होगा, उपास्थि होती है, कार्टिलेज होता है, साथ में एक द्रव्य भरा होता है बोन के चारों तरफ, पहले तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पे बीच में भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और बीच में भी एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम कहते हैं ये साइनोवियल लिक्विड, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको स्पेलिंग भी पता चल जाए, ये होता है। अब ये क्या होता है, वही हमारी जो बोन्स की ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो कोशिका है ना, ये कहाँ चली जाती है, अतामाजी सटकली में, यानी कि ऑटो इम्यून हो जाती है, और हमारी हड्डियों की कोशिकाओं प्लस आसपास की कोशिकाओं को क्या समझने लगती है, प्रतिजन समझ के दुश्मन समझने लगती है और धीरे धीरे उनको नष्ट करना शुरू कर देती है, और ये नष्ट इतना करती है कि ये बोन्स को यानी हड्डियों को भी गलाने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको पता है बुढ़ापे में दर्द क्यों करते हैं पैर, क्योंकि धीरे धीरे ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है, लुब्रिकेशन कम होने लगता है, हमारी बोन्स इतनी स्मूथली क्यों चल पाती हैं, ऐसे आराम से मुड़ रही है, इस फ्लूइड की वजह से। अब ये फ्लूइड नहीं रहेगा तो बोन्स, ये फ्लूइड अगर गायब हो गया बीच में से, ये कार्टिलेज अगर गायब हो गया तो आपकी बोन्स ऐसे जुड़ जाएंगी और फिर आप इमेजिन करो ये क्या टकराएंगी आपस में, ऐसे अगर हिलेंगी तो टकराएंगी, हिलेंगी तो दर्द होगा और पेनफुल होता है ये बहुत ही। आप अगर किसी से मिले हो जिसको आर्थराइटिस हो, चल ही नहीं पाता वो, है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे उसके सारे जो भी बोन्स के पार्ट हैं सब डैमेज होते जाएंगे, पहले पाँवों पे इफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे हाथों पे, और हाथों से फिर ये वाली हड्डी, फिर दांत, है ना, दांत भी उसके धीरे धीरे दर्द करने लग जाते हैं, मतलब आपका पूरी कोशिकाओं को, हड्डियों की कोशिकाओं को मारता है। अब आप बोलेंगे मैम हड्डी में तो कोशिकाएं होती नहीं है, होती है, पढ़ा होगा आपने 11th में, ऑस्टिन्स,
ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं जिसको, वो कोशिकाएं होती हैं। तभी तो फिर उसमें बोन मेरो बन रही है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो, है ना। किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि हड्डियों में कब से कोशिकाएं होती हैं, 11th क्लास, ठीक है। ऑस्टियोसिन, ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं जिसको कहते हैं, और प्रोटीन भी होता है एक ऑस्टियोप्रोटीन, ठीक है। तो ये होता है इनमें। अभी मैं आपको उसका फोटोग्राफ भी बता दूंगी। ये देखो, इसके हाथ देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, क्योंकि इसके अगर हम इस वाले पिक्चर को बड़ा करके देखें यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि ये देखो बीच वाला जो कार्टिलेज था वो डीजेनरेट हो गया है, जो पिंक सा आपको दिख रहा है कम हो गया, तो बोन पास में आ गई, अब टकरा रही है आपस में, और धीरे धीरे हाथ पैर सब जो है वो टेढ़े हो जाएंगे, है ना। बहुत दिक्कत होती है, और दर्द भी होता है बहुत, बारिश के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में बहुत दर्द होता है, बहुत बचा के रखना पड़ता है इनको अपने आप को, ठंडे पानी से तो दूर ही रहते हैं ये लोग, ठीक है। ये देखो सूजन आ गई है, ये साइनोवियल फ्लूइड है, और ये जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो मोटी हो गई है, और क्योंकि कोशिकाएं जो है विभाजित होना शुरू कर देती है इन अनलिमिटेड। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो वो है प्रतिरक्षात्मक रोग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिहासात्मक रोग, या प्रतिहास भी कह रहे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जिसको कहते हैं। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या कहता है, थक जाता है, रिटायर्ड हो जाता है ना, बोलता है बहुत काम कर लिया जिंदगी भर, मैं कोई काम नहीं करता अब, ऐसा उसको गुस्सा आ जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। काम करना छोड़ देगा तो आपको पता ही है आपका क्या होगा। जब व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र के कुछ अवयव सही प्रकार से कार्य नहीं करते, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और सामान्य छोटी छोटी बीमारियां जिनके होने की संभावना नहीं होती, वे उस व्यक्ति में प्रकट होती है, जो लंबे समय तक ठीक भी नहीं होती, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, डैमेज हो गया है, काम नहीं कर रहा है ना। तो फिर क्या होगा, आपको छोटी छोटी बीमारियां होने लग जाएगी, जैसा नॉर्मली बूढ़े लोगों को होता है ना, जो एज जिनकी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। लेकिन आपको यंग एज में भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब ऐसा मत बोलना मैम मुझे बहुत सर्दी होती है तो क्या मुझे ये इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज है, डिजीज नहीं हो है। देखो, एक होता है इम्यून सिस्टम वीक होना, एक होता है किसी जेनेटिक रीजन से, किसी और पर्पज से इम्यून सिस्टम वीक होना। ये एक डिजीज है जो जनरली होती नहीं है। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको वही रोज सर्दी खांसी नहीं होगी, प्लस आपको क्या हो जाता है, आप जिंदगी भर बचपन से ही वीक इम्यून सिस्टम से पैदा हुए हो, तो आपका ये जो है इम्यून सिस्टम बहुत डेफिशिएंट है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में से ही लोग जो है बहुत बीमार रहते हैं, और सारी उम्र उनको हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है ना, जरा सी सर्दी, फिर थोड़े दिन में सर्दी, फिर कभी बुखार आ जाएगा, कभी पेट खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी फुंसिया हो जाएगी, कभी एलर्जी हो जाएगी। तो वो उस टाइप की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, इनका कोई वैसे इलाज नहीं है। कुछ गठिया का जो मैंने आपको बोला, ऑर्थराइटिस, उसका भी कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है वो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना, और कुछ धीरे धीरे बॉडी जानी ही है, दवाइयाँ लेते रहो, जिंदा चलते रहो, ठीक है। ऐसे रोग जो कि प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी के कारण होते हैं, उन्हें प्रतिरक्षा हास रोग यानी कि रोगावरोधी न्यूनता रोग कहा जाता है। ये रोग कुपोषण यानी कि अगर आपको अच्छा खाना पीना नहीं मिला तो आपका इम्यून सिस्टम, भाई सारी बॉडी किस पे काम करती है, एनर्जी पे, फूड पे। अगर आप अच्छे से नहीं खा रहे हैं, बचपन में आपको अच्छी डाइट नहीं मिली है, तो बुढ़ापे में आपको दिक्कत होगी। किसी दुर्घटना की वजह से हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी ऐसी कोई चेंजेस आ गए आप में जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ठीक है। ब्लड लॉस हो गया, कई बार होते हैं ना एक्सीडेंट के बाद लोगों का जो है वो बदल जाता है मैनर, उनको बोलते हैं ये एक्सीडेंट के बाद से तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़े दिन बीमार रहता है, वो वैसे केस की बात करें। जीन उत्परिवर्तन, जो कि मैंने कहा जीन्स में कोई चेंज हो जाए, संक्रमण के कारण कोई बाहरी संक्रमण हो जाए, उसमें आपने परमानेंटली आपका इम्यून सिस्टम ही खा लिया, जैसे कि अभी एक बात करेंगे हम एड्स की, आगे आने वाला है ना, कोई ऐसा संक्रमण जो आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है, ऐसी चीजों में। उदाहरण के लिए अति संयुक्त प्रतिरक्षा हार्स, जिसको हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि SCID, CID आया है आज तो, और एड्स तो मैंने आपको बताया ही था,
ठीक है, बता भी दिया। ये जो है ये इस तरह की बीमारियों में आते हैं। ये क्या है, सीवियर कुछ नहीं है। सीवियर इसमें बहुत सर्दी होती है ना। नॉर्मली आपने किसी को सुना होगा साइनस की दिक्कत है इसको, है ना, हर थोड़े दिन में बारिश होते ही उसका नाक वाक बंद हो जाता है। तो ये जन्मांतर से चली आ रही बीमारियां हैं, इनका वैसे कोई इलाज नहीं है, बस दवाइयाँ खाते रहो, चलते रहो, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही वीक है ना। दवाई तो तब काम करेगी जब इम्यून सिस्टम काम करेगा। तो ये जो है कुछ है बीमारियां, ये फोटो हमने देख ही लिया। और इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। बीमार इससे ज़्यादा मैं कह रही हूँ आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेवल पे पढ़ाया है एनसीईआरटी से, और इसी को फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नीट वीट भी अब मुझे लगता है आपकी क्लियर हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, और फिर आपके ऊपर है सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बायो की अगली कहानियों के साथ।